वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा, लिन फेंग को बचाने के लिए नॉर्दर्न एम्परर जू टियान वहाँ पे आते हुए ना सिर्फ जू टेंग को जान से मार देती है, बल्कि उसी के साथ साथ इस सब के पीछे जिस मास्टरमाइंड का हाथ था वो उसे भी सबके सामने ले आई थी, जिसके बारे में पता चलते ही लिन फेंग के पिता एम्परर डोंगजी भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं, जो कि लिन फेंग को वहीं पे रुकने का बोलकर खुद एम्परर यू और उसके साथी टियानजी से बदला लेने के लिए वहाँ से निकल चुके थे। जिसके जाती एम्परर जू टियान लिन फेंग और प्रिंसेस को लेकर अपने सीक्रेट एलम की तरफ निकल चुकी थी। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। ये वीडियो मेरी इस चैनल के ऊपर आखिरी वीडियो होने वाली है। अब आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेनिंग वीडियोस तो मिलेंगी, लेकिन मेरी आवाज में नहीं बल्कि किसी और की आवाज में। लेकिन अगर आप लोग मेरी आवाज में एक्सप्लेनिंग और नई सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं, क्योंकि BTTS से लेकर अल्केमी सुप्रीम तक मैं सारी सीरीज उसी चैनल के ऊपर ही लाने वाला हूँ। आपको मेरे सेकंड चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाकर उसे जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में हम एम्परर डोंगजी को देखते हैं, जो कि वहां पे अपनी फिनिश गोल्ड मास्टर सोल का इस्तेमाल करते हुए एम्परर यू और टियानजी की कंबाइंड अटैक को वहां पे एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय कर चुके थे, जिसके चलते वहां पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था और उस धमाके के खतरनाक प्रेशर की वजह से टियानजी खिसकते हुए काफी पीछे चला गया था, जो देखकर वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आपने इस खतरनाक अटैक में मैंने अपने बिग ब्रदर की सोर्ड की 80% से भी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस डोंगजी ने फिर भी उसे इतनी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे लगता है अब इस डोंगजी को हराने के लिए मुझे खुद अपने बिग ब्रदर को यहाँ पे बुलाना होगा। और ये कहकर वो वहाँ पे एक जेट क्लिसमैन को बाहर निकालकर डाउट टाइम एंड स्पेस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने बिग ब्रदर को समन करते हुए कहने लगा था, बिग ब्रदर आपको टाइम बैरियर को क्रॉस करते हुए यहाँ पे आना ही होगा और आकर यहाँ पे एम्परर डोंगजी को सबक सिखाते हुए बताना होगा कि डिवाइन कोड की रियल अथॉरिटी किसके पास है। असल में ये टियानजी ग्रैंड एम्परर का छोटा भाई था, इसलिए वो एम्परर डोंगजी से अपना बदला लेने के लिए अपने बड़े भाई यानी कि ग्रैंड एम्परर को वहाँ पे बुला रहा था। हालांकि अगर एम्परर डोंगजी वहाँ पे चाहता तो उसे अभी कभी वहाँ पे रोक सकता था, लेकिन वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है, ओके ठीक है, तुम अपने बिग ब्रदर को बुला लो। वैसे अगर सच कहूँ तो मैं तुम्हारे बिग ब्रदर यानी कि ग्रैंड एम्परर को ही ढूंढ रहा था, मैंने उसे पिछले 10,000 सालों से नहीं देखा। मैं भी चाहता हूँ एक बार फिर से हमारा आमना सामना हो ही जाए, तो तुम आराम से ग्रैंड एम्परर को यहाँ पे बुला सकते हो। और ये कहकर वो वहाँ पे एम्परर यू की तरफ पलटते हुए कार्टून में उससे कहते हैं, लेकिन तुम नहीं बचने वाले, तुम यहाँ पे मरना ही होगा। इस बार तुमने गलत पंगा लिया, जिसकी सजा अब तुम्हें मिल के रहेगी। एम्परर डोंगजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा एम्परर यू वहाँ पे इतना ज्यादा डर गया था कि वो जल्दी से टेलीपोर्टेशन पोर्टल को ओपन करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, जो देखकर एम्परर डोंगजी वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा। और ये कहकर वो अपनी टाइम रिवर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे वापस से अपनी तरफ खींच लेते हैं, जो देखकर एम्परर यू घबराकर वहाँ पे एक बार फिर से भागने की कोशिश करता है, जो देखकर एम्परर डोंगजी वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है, मेरी डाउट टाइम रिवर्स टेक्निक के सामने तुम सभी लोग बस कीड़े मकोड़े के बराबर हो। और ये कहकर एम्परर डोंगजी मुस्कुराते हुए उसे वापस से अपनी तरफ खींच चुके थे, जो देखकर एम्परर यू भी अब वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर अपनी डाउ आइस पावर को एक्टिवेट करते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसका अंजाम भी वही होता है, वो टाइम रिवर्स टेक्निक के चलते दोबारा पीछे आ गया था, जो देखकर अब के बाद एम्परर यू भी वहां पे गुस्सा होते हुए अपनी डुअल डाउ टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो आइस एंड फायर का एक बैरियर बनाकर अपनी बॉडी के चारों तरफ लगाते हुए उस वॉइड गेट पोर्टल के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार भी एम्परर डोंगजी वहां पे बहुत ही आसानी के साथ अपने पहली वाली टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे वापस बाहर खींच लेते हैं, जो देखकर अब एम्परर यू वहां पे एक फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रिजल्ट सेम ही रहता है। एम्परर डोंगजी दोबारा टाइम रिवर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे वापस से पीछे खींच चुके थे। इसी तरह एम्परर यू वहां पे काफी बार कोशिश करता है, लेकिन एम्परर डोंगजी हर बार अपनी टाइम रिवर्स टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे वापस बाहर की तरफ खींच लेते, जिसके चलते बेचारा एम्परर यू चाहकर भी वहां से नहीं भाग पा रहा था। वो वहां पे ऑलमोस्ट अपनी हर टेक्निक आजमा चुका था, पर फिर भी एम्परर डोंगजी उसे वहां से भागने नहीं दे रहे थे। और बार बार इतनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करने की वजह से हम देखते हैं कि अब तो एम्परर यू के मुंह से और आंखों से वहां पे खून निकलने लगा था, जो देखकर आखिरकार एम्परर डोंगजी वहां पे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अब बस बहुत हो गया। और ये कहकर वो वहां पे अपने पाम हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे वहां पे उसके अंदर जकड़ लेते हैं। और जैसे ही वो उसे वहां पे अपने पाम हैंड टेक्निक के अंदर जकड़ते हैं तो वो वहां पे खून की उल्टी करते हुए वहीं पे गिर कर ढेर हो गया था। बेचारे को एम्परर डोंगजी ने काफी भगा भगा के मारा था, लेकिन इसी दौरान एम्परर डोंगजी को वहां पे अपने कानों में ग्रैंड एम्परर की आवाज सुनाई देती है, जो कि कार्टून में एम्परर डोंगजी से कहते हैं कि अब बस बहुत हो गया, बहुत खेल चुके तुम। और इसी के साथ ही वहां पे काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा फैलने लगा था, जिसका एहसास वहां पे बाकी सभी रेलम के एम्परर्स को भी हो गया था, इसलिए उन सभी के बीच में भी हड़बड़ी मच चुकी थी। लेकिन जैसे ग्रैंड एम्परर एम्परर डोंगजी के सामने एंट्री लेता है तो एम्परर डोंगजी उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराता, और ऊपर से एम्परर डोंगजी की बॉडी से निकलने वाले ऑरा को देखकर वो खुद भी वहां पे हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, इसका ऑरा तो पिछली बार से काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी मुझे भी टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और तभी एम्परर डोंगजी वहां पे ग्रैंड एम्परर से कार्टून में कहते हैं, एम्परर यू और उसका साथी टियानजी
नॉर्दर्न रियलम के लोगों का इस्तेमाल करते हुए मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। क्या आपके नजदीक ये काफी है? और ये कहकर एम्परर डोंगजी वहाँ पे एक वॉइड गेट पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए अपने फ्यूचर वर्जन को भी वहाँ पे बुला चुका था, जो देखकर ग्रैंड एम्परर सीधे ही वहाँ पे स्टारफॉल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर वाले एम्परर डोंगजी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन फ्यूचर वाला एम्परर डोंगजी इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो वहाँ पे अपनी सिर्फ एक ही फिंगर का इस्तेमाल करते हुए उस खतरनाक अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका था, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है, जिसका ग्रैंड एम्परर के ऊपर तो कोई असर नहीं होता। लेकिन उसका छोटा भाई टियानजी उड़ता वो वहाँ से काफी पीछे चला गया था। इवन ये सब देखकर तो ग्रैंड एम्परर खुद भी वहाँ पे चौंकते हुए एम्परर डोंगजी से कहता है, तो तुम अपनी फ्यूचर बॉडी से भी कल्टीवेट करवा रहे हो, इंटरेस्टिंग। अपनी इस चाल के चलते वाकई तुमने इस बार मुझे हैरान कर दिया। जिस पे एम्परर डोंगजी कोल्टून में उससे कहता है कि हैरान तो आपने भी मुझे कर दिया। आप पिछले 10,000 सालों से गायब थे और आज इस तरह से अचानक से अपने सामने आकर वाकई मुझे हैरान कर दिया, वो भी इतने छोटे से मैटर के लिए। इस पे ग्रैंड एम्परर भी जवाब देते हुए कहता है कि वैसे तो इस सब की शुरुआत तुमने ही की थी, अपनी मौत का बहाना बनाकर तुमने सभी को बेवकूफ बनाया। जिस पे एम्परर डोंगजी भी टेलीपोर्ट होता वो सीधा ग्रैंड एम्परर के सामने जाते हुए उससे कहता है, वैसे बेवकूफ सिर्फ मैंने ही लोगों को नहीं बनाया, आप भी पूरे डिवाइन कोड को बेवकूफ बना चुके हैं। आप पिछले 10,000 सालों से ग्रैंड एम्परर होकर भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे थे, आपको बस खुद को पावरफुल बनाना था, जिसमें आप काफी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। आप इमॉर्टल स्टेट से बस एक कदम ही दूर हो, यानी कि आप बहुत जल्द एक इमॉर्टल गॉड बनने वाले हो। जिस पे ग्रैंड एम्परर भी एक बार फिर से एम्परर डोंगजी को जवाब देते हुए कहता है, लेकिन ये सब तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। जब तुमने अपनी क्लोन का इस्तेमाल करते हुए खुद को जान से मरवाया था और उसके बाद मौके का फायदा उठाकर दोबारा से रीइनकार्नेट हो गए थे, और काफी समय तक तुमने इस बात को गॉडियलम के लोगों से भी छुपा के रखा। सच कहूं तो वैसे ये भी कम हैरानगी वाली बात नहीं है। ग्रैंड एम्परर की ये बात सुनकर एम्परर डोंगजी कोल्टून में उससे कहते हैं कि आप जानते भी हैं आप किसकी रीइनकार्नेशन की बात कर रहे हैं। आपको पता है ना कि अगर आपने इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने की भी कोशिश की तो इसका क्या अंजाम होगा। जिस पर ग्रैंड एम्परर भी मुस्कुराते हुए उससे कहता है, अरे जब जवाब देने वाला मेरे सामने ही खड़ा है तो फिर भला मैं चुप क्यों रहूंगा। चलो अब मैं सीधे सीधे तुमसे ये सब के बारे में पूछ लेता हूँ। जिस पर एम्परर डोंगजी भी मुस्कुराते हुए उससे कहता है, तो इसका मतलब है कि आप मुझे वो समझ रहे हो, डिवाइन कोड का पुराना लीडर। इसी बीच हम देखते हैं कि गाउजी जो कि वहाँ पे अपने एंसेस्टर के साथ बैठा हुआ ये सब कुछ देख रहा था, वो भी चौंक कर अपने एंसेस्टर से सवाल करते हुए पूछता है, क्या बाकी एम्परर डोंगजी डिवाइन कोड के पुराने लीडर का रीइनकार्नेशन है। जिसपे एम्परर जू टियान उससे कहती है कि वो सब तो हम बाद में सोचेंगे, पहले तुम मुझे ये बताओ, मैं पिछले 1,00,000 सालों से तुम्हें क्या सिखाते हुए आ रही हूँ कि मुझे कौन से नाम से बुलाना है। अपनी एम्परर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा गाउजी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से हड़बड़ा गया था और वो हड़बड़ाकर अपनी लेडी मास्टर को जवाब देते हुए कहता है, लेडी मास्टर जू टियान, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको दोबारा लेडी मास्टर जू टियान कहकर ही बुलाऊंगा, मैं भूल गया था। जबकि बेचारे गाउजी को वहाँ पे इस तरह से घबराते हुए देखकर एम्परर को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, इसलिए वो वहाँ पे उसके मजे लेते हुए जोर जोर से हंसने लगी थी। जिसके साथ ही लेडी मास्टर जू टियान वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ पूरी की पूरी बात को ही बदल चुकी थी। लेकिन गाउजी भी काफी ज्यादा चालाक था। वो दोबारा एम्परर डोंगजी की बात करते हुए कहता है, मुझे तो लगता है कि ये वाकई सच होगा, क्योंकि भला इतने कम समय में कोई इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। मैं पिछले 7,00,000 सालों से प्रैक्टिस करते हुए आ रहा हूँ, फिर भी मैं एम्परर डोंगजी के आसपास भी नहीं हूँ। तो इससे तो मुझे यही लग रहा है कि वाकई एम्परर डोंगजी डिवाइन कोड के पुराने लीडर का रीइनकार्नेशन है। जिसपे लेडी मास्टर जू टियान बहुत ही कैजुअली जवाब देते हुए उससे कहती है, हाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन छोड़ो, हमें उससे क्या, हमें तो एम्परर डोंगजी के बेटे से मतलब है, जो कि हमारी प्रिंसेस के साथ सीक्रेट रियलम में गया हुआ है। और ये कहकर लेडी मास्टर जू टियान अपने पास एक पेज को बाहर निकालते हुए कहती है, इन दोनों की लव स्टोरी तो मैं लिखूंगी। अगर ये दोनों वाकई आपस में डाउ कपल बन जाते हैं तो हमारे नेदर रियलम को इतना ज्यादा फायदा होगा कि ये तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। और ये कहकर लेडी मास्टर जू टियान अपना पाव गाउजी के फेस के ऊपर रखते हुए कहती है, दोनों की जोड़ी कितनी ज्यादा प्यारी है, एक फायरी टेल की तरह है तो दूसरा किसी हमली गोड की तरह दिखाई देता है। इनकी स्टोरी लिखने में तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और ये कहकर लेडी मास्टर जू टियान खुश होते हुए वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगी थी, जो देखकर बेचारे गाउजी को तो वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी लेडी मास्टर जू टियान बोल क्या रही है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम दोबारा से एम्परर डोंगजी को देखते हैं, जो कि वहाँ पे मुस्कुराते हुए ग्रैंड एम्परर से कहते हैं, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आप इतना सब कुछ सोच के बैठे होगे। वैसे आपकी ये थ्योरी तो बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पे ग्रैंड एम्परर भी कोल्टून में उससे कहता है, क्या तुमने मुझे बच्चा समझ रखा है? अगर तुम डिवाइन कोड के लीडर का रीइनकार्नेशन नहीं हो तो फिर तुम्हारे ऑरा से उनकी की हुई ब्लड की स्मेल क्यों आ रही है? मुझे बेवकूफ मत बनाओ, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि तुम ही डिवाइन कोड के पुराने लीडर का रीइनकार्नेशन हो। जिस पे एम्परर डोंगजी भी मुस्कुराकर नाम में अपना सर हिलाते हुए उससे कहते हैं कि मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाले, और अब वैसे भी तुमसे कुछ कहना बेकार होगा, इसलिए अब मुद्दे की बात पे आते हैं और अपना पुराना हिसाब किताब क्लियर करते हैं। टियान ही ने मेरे खिलाफ साजिश रचते हुए मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की कोशिश की, इसलिए एम्परर टियान ही को तो मरना ही होगा, और अगर उसे बचाने के लिए कोई बीच में आता है तो उसे भी मरना होगा। यानी कि एम्परर डोंगजी इनडायरेक्ट वे में ही ग्रैंड एम्परर को धमकी दे रहे थे। जिसके साथ ही एम्परर डोंगजी कोल्टून में उससे कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। और ये कहकर एम्परर डोंगजी वहाँ पे एक बार फिर से अपनी गॉड फिनिक्स मास्टर सोल को बाहर निकाल चुके थे, जो देखकर ग्रैंड एम्परर वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए कहता है, ओ तो ऐसी बात है, तो तुम मेरा
मुकाबला करना चाहते हो, चलो मैं भी इसके लिए रेडी हूँ। सच कहूँ तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुमने पिछले 10,000 सालों में कितना ग्रो किया है। और ये कहकर ग्रैंड एम्परर वहाँ पे इसी तरह से हंसते हुए एक वॉइड गेट पोर्टल को ओपन करके उसके अंदर चला गया था। यानी कि वो यहाँ पे नहीं, एम्परर डोंगजी के साथ किसी और जगह पे जाके फाइट करना चाहता था। जो देखकर एम्परर डोंगजी भी वहाँ पे ज्यादा कुछ ना सोचते हुए उसके पीछे पीछे सीधा वॉइड गेट पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन अभी वो वहाँ पे उस वॉइड गेट पोर्टल के अंदर गए ही थे कि अचानक से उन्हें वहाँ पे काफी अजीब फीलिंग आना शुरू हो जाती है, जिसे महसूस करके वो वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए अपने मन में कहती है, ये मुझे इतनी ज्यादा अजीब फीलिंग क्यों आ रही है, कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं रहा या फिर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है मैं कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिस कर रहा हूँ। पर अब वहाँ पे पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसलिए एम्परर डोंगजी इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए ग्रैंड एम्परर के पीछे पीछे निकल जाते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लेडी मास्टर जू टियान को देखते हैं, जो कि अब तक वहाँ पे काफी सारी लव स्टोरी वाली बुक्स पढ़ चुकी थी। वो उन्हीं में से किसी स्टोरी का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस क्यान यिंग और लिन फेंग की स्टोरी को आगे बढ़ाना चाहती थी। लेकिन अभी तक उसे वहाँ पे उनमें से कोई भी स्टोरी पसंद नहीं आई थी। इसलिए वो वहाँ पे उन सारी बुक्स को बेचारे गाऊजी के सर पे दे मारती है, जो देखकर बेचारा गाऊजी परेशान होते हुए उससे कहता है कि ये अब क्या कर रही है। लेडी मास्टर जू टियान, आपको पता ही होगा कि अगर इसके बारे में एम्परर डोंगजी को भनक लग गई तो वो हमारे पूरे के पूरे नेदर रियलम को डिस्ट्रॉय कर देंगे। मुझे तो लगता है कि एम्परर डोंगजी इसी को ही मिस कर रहे थे। ये लेडी मास्टर जू टियान जरूर से कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है। वहीं गाऊजी की ये सारी बातें सुनकर लेडी मास्टर जू टियान उससे कहती है कि अरे चिंता मत करो, वो हमें कुछ नहीं करेगा। इसी बीच उसकी नजर एक और बुक के ऊपर पड़ती है, जिसमें लिखा हुआ था कि हीरो कैसे अपनी प्रिंसेस को बचाता है। लेकिन लेडी मास्टर जू टियान को तो वो भी बुक पसंद नहीं आती। जिसके बाद वो वहाँ पे आखिरी बची हुई बुक को देखती है, जो कि एक अगली प्रिंसेस और एक हैंडसम यंग मास्टर की कहानी थी, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा वाहियात लगती है। इसलिए वो उसे भी बेचारे गाऊजी के सर पे दे मारती है और सारी बुक्स को वहाँ पे नीचे फेंकने के बाद वो गाऊजी से कहती है, गाऊजी अब तुम्हें इनमें से एक को चुनना होगा। अब अपनी लेडी मास्टर जू टियान की ये बात सुनकर बेचारा गाऊजी वहाँ पे एक एक करके उन सभी बुक्स को देखने लगा था। लेकिन उसे भी वहाँ पे समझ नहीं आता कि वो कौन सी लव स्टोरी को चुने। इसलिए वो वहाँ पे अपने डिवाइन ब्लड का इस्तेमाल करते हुए उन सभी बुक्स के ऊपर फेंक देता है और उसका ब्लड ही वहाँ पे बुक को चुनते हुए उसे सीधा लेडी मास्टर जू टियान के पास पहुंचा देता है, जहाँ लेडी मास्टर जू टियान भी उस बुक को देखते हुए कहती है, वैसे गाऊजी मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगी, देखने में तो तुम बहुत ज्यादा भद्दे हो। ऐसा लगता है कि तुमने कभी भी किसी से प्यार नहीं किया होगा, लेकिन तुम्हारा ब्लड तो कमाल का निकला। और अगर मैं सच कहूँ तो ये बुक वाकई काफी ज्यादा कमाल की है, यानी कि तुम्हारी चॉइस बहुत ज्यादा अच्छी है। अपनी लेडी मास्टर जू टियान की ये बात सुनकर तो बेचारे गाऊजी का मुंह वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। क्या तुम मेरा इस्तेमाल करते हुए एम्परर डोंगजी की बेटी को बचाना चाहती हो? लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। एम्परर डोंगजी के हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करते हुए अपनी जान गंवा दूं। असल में लेडी मास्टर जू टियान वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ खुद को पीछे लेते हुए अपना नाम इससे हटा रही थी। इसलिए उसने पहले किसी बुक को वहाँ पे पसंद नहीं किया था और गाऊजी को बुक चुनने के लिए कहा था, ताकि वो गाऊजी का नाम लेकर उन दोनों की लव स्टोरी को आगे बढ़ा सके, जिसके पीछे उसका असली मकसद क्या है ये तुम्हें आगे ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो थी, गाऊजी एम्परर डोंगजी से इतना ज्यादा डरता था कि वो वहाँ पे अपनी लेडी मास्टर जू टियान के ऊपर भी हमला करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लिन फेंग को देखते हैं, जो कि एक जगह पे बेहोश पड़ा हुआ था। अचानक से जैसे ही उसे वहाँ पे होश आता है तो वो खुद को वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा अजीब जगह पे पाता है, जो दिखने से भले ही बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन लिन फेंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पे पहुंचा तो पहुंचा कैसे। वो वहाँ पे उस खूबसूरत जगह को देखकर खुद से ही सवाल करते हुए पूछता है कि ये मैं कहाँ पे आ गया। और ये कहकर जब लिन फेंग वहाँ पे पलट कर पीछे की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे प्रिंसेस क्यान यिंग भी दिखाई देती है, जो कि अभी तक भी वहाँ पे बेहोश पड़ी हुई थी और देखने से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। इवन धीरे धीरे उसके मुंह से वहाँ पे खून भी निकल रहा था, जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे अपने दिमाग पे जोर डालते हुए कहता है कि ये सब क्या हुआ था। और तभी अचानक से उसे वहाँ पे कुछ याद आता है, जिसे याद करके वो वहाँ पे चौंकते हुए कहता है कि मुझे सब याद आ गया। वो खुद से ही कहता है कि मैं गॉड रियलम के एक जीनियस था, जो कि इस नेदर वर्ल्ड के सीक्रेट रियलम के अंदर जाकर टेस को तलाश करना चाहता था। लेकिन मैं सीक्रेट रियलम में पहुंच पाता उससे पहले मेरी मुलाकात प्रिंसेस के साथ हुई, जो कि हवा से नीचे की तरफ कह रही थी। लेकिन मैंने उसे गिरने से बचा लिया, जिसके बाद हम दोनों ही मिलकर सीक्रेट रियलम के अंदर गॉड ऑफ लाइफ को तलाश करने लगे। प्रिंसेस के पास एक डिवाइन स्टोन था और मेरे पास था फिनिक्स ब्लड, जो कि हम दोनों को ही बहुत ज्यादा खास बनाता था। और इन दोनों चीजों के चलते हम दोनों अनडिफीटेबल हो गए थे, कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहा था। वैसे तो सब कुछ इसी तरह से काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन फिर हमारा मुकाबला हुआ डीमन क्लैन के ब्लड स्पिरिट के साथ, जो कि हमारा पीछे करते हुए हमारे काफी ज्यादा क्लोज आ चुका था। और इससे अगली लिन फेंग वहाँ पे कुछ भी याद नहीं कर पाता। इतने ज्यादा जोर लगाने की वजह से उसे वहाँ पे चक्कर आने लगे थे, जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे किसी तरह से खुद को संभालते हुए कहता है, मुझे कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है और ऊपर से मुझे आगे का कुछ याद भी नहीं आ रहा। और ये कहते हुए उसकी नजर दोबारा से वहाँ पे प्रिंसेस के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर वो वहाँ पे खुद से ही कहता है, अभी के लिए मुझे मेरे ख्याल से सबके बारे में नहीं सोचना चाहिए और सबसे पहले जितना जल्दी हो
हो सके किसी ऐसी जगह की तलाश करनी होगी जहाँ पे मैं प्रिंसेस को हील कर सकूं। और ये कहकर लिन फेंग उसे वहाँ पे गोद में उठाकर काफी तेजी के साथ वहाँ से आगे बढ़ गया था। देखने से तो ऐसा ही लग रहा था कि ये सब कुछ लेडी माता जूटियान का किया धरा है, वही उन दोनों की लव स्टोरी को इस तरह से चला रही थी। आप लोगों को क्या लगता है कि इस सब के पीछे किसका हाथ होगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और क्या एम्परर डोंगजी इसी बात को लेकर परेशान लग रहे थे? मुझे लगता है कि लेडी माता जूटियान लिन फेंग को लेकर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है। अब वो प्लान क्या है ये तुम्हें आगे ही पता चलेगा। खैर इसी बीच हमें वहाँ पे एक एंशिएंट गेट भी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस और अजीब लग रहा था। और इस खतरनाक सीन के साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।